जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल के बाद हो रहे विधानसभा चुनावों पर पूरे देश की नज़र है, पूरी दुनिया की नज़र है। इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 2014 में हुआ था, उसके बाद वहाँ पर बहुत समय तक सरकार नहीं बनी थी। फिर उसके बाद सरकार गठित की गई थी, लेकिन वो बीजेपी और पीडीपी गठबंधन की सरकार थी, वो नहीं चल पाई। इसके बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसके बाद फिर अनुच्छेद 370 वहाँ से हटाया गया। उसके बाद वहाँ पर लंबे समय से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अब काफ़ी हद तक वहाँ पर स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं, तो वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई है और अब 2 चरणों में वहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं। तो इन चुनाव पर पाकिस्तान की भी नज़र है। पाकिस्तान हमेशा वहाँ पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता है, वहाँ पर कश्मीर में आतंकवाद को हवा देता है। तो पाकिस्तान की भी नज़र है, पाकिस्तान में नहीं चाहता है कि इन चुनाव में सफलता मिले, यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हो। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर में भी कई पृथकतावादी तत्व हैं, वो भी इसमें बाधा पहुंचाना चाह रहे हैं, वो भी इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में इस चुनाव पे पूरी देश की, पूरी दुनिया की नज़र है। हमने पहले भी बताया था कि जम्मू कश्मीर का चुनाव भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ किसी पार्टी की हार जीत का मामला नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर का चुनाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ पर चुनाव, सफलतापूर्वक चुनाव होने का मतलब है कि जो तत्व जो जम्मू कश्मीर को बुरी नज़र से देखते हैं, उनको सबक सिखाया जा सके। जो चाहते हैं कि कश्मीर में अशांति बनी रहे, उनको चुनाव के जरिए, सफल चुनाव आयोजन के जरिए भारत एक संदेश देना चाहता है। तो इसलिए पहले तो वहाँ चुनाव सफलतापूर्वक हों, ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है कि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। पर्वतीय क्षेत्रों में आमतौर पर 50-55% मतदान को अच्छा माना जाता है, और अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर लोकसभा चुनाव में करीब 53% मतदान हुआ था। एक अच्छा मतदान है पहाड़ के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि अगर 55% मतदान विधानसभा में भी होता है तो एक अच्छी बात होगी, और एक ये जो कश्मीर को जो अशांति फैला रहे हैं कश्मीर में, उनके लिए भी एक संदेश होगा, उनके मुंह पे तमाचा होगा। तीसरी बड़ी बात है कि वहाँ पर चुनाव के जब नतीजे आए तो किसी दल या किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिले, ताकि वहाँ पर एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार का गठन किया जा सके। ऐसा न हो कि किसी दल को बहुमत अगर नहीं मिलता है तो वहां पर फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़े, ऐसी नौबत नहीं आए। तो इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा वहां पर मतदान करना चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। देखिए, जम्मू कश्मीर में 4 प्रमुख पार्टियां हैं जो चुनाव मैदान में है। एक तो बीजेपी है, एक कांग्रेस है, और 2 पार्टियां वहां पर स्थानीय स्तर पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। तो इन पार्टियों के नाम सभी ने सुने हैं, सभी जानते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रही है ज्यादातर सीटों पर। कुछ सीटों पर सहमति नहीं बनी है तो अलग अलग लड़े, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है। बीजेपी अलग लड़ रही है, और जो पीडीपी है जिसके नेता मुफ्ती महबूबा है, उनकी पार्टी अलग लड़ रही है। तो अब हम देखें तो 3 प्लेयर मैदान में है, क्योंकि 2 का गठबंधन हो चुका है, तो इस प्रकार 4 प्लेयर की जगह 3 प्लेयर मैदान में है। अब इन 3 में से किसकी सरकार बनेगी, कौन, किसकी स्थिति मजबूत है, किसकी नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो जो जम्मू रीजन है, जहां पर विधानसभा की 43 सीटें हैं। दूसरा जो कश्मीर घाटी रीजन है, वहां पर विधानसभा की 47 सीटें हैं। टोटल 90 सीट वहां पर हैं। और अगर 45-46 सीटें किसी एक दल को मिलती हैं तो वो स्पष्ट रूप से सरकार बना सकता है। तो 46 सीटें वहां पर सरकार बनाने के लिए चाहिए। अब बीजेपी का जो पूरा दारोमदार है, देखिए बीजेपी चूंकि नेशनलिस्ट पार्टी है, और बीजेपी ने वहां पर अनुच्छेद 370 हटाया भी है, और घाटी की तरफ चूंकि पृथकतावादी मांग ज्यादा है, तो घाटी में बीजेपी को समर्थन मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जो जम्मू रीजन है वहां पर बीजेपी का अच्छा समर्थन है। उस रीजन में 43 सीटें, पहले ये सीटें 37 सीटें थी, लेकिन जब परिसीमन हुआ था वहां पर, जब लद्दाख को अलग बना दिया गया था और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, उसके बाद परिसीमन हुआ था। तो परिसीमन के बाद सीटों में थोड़ा बदलाव हुआ था, और सीटों का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ था। तो जो जम्मू रीजन था वहां पर जो टोटल सीटें पहले 37 हुआ करती थी, अब वो 43 हो गई हैं। और जो कश्मीर घाटी रीजन है, जहां पर सीटें पहले 46 हुआ करती थी, वहां पर 47 हो गई। तो वहां 1 सीट बढ़ी या 6 सीट बढ़ी। अब जम्मू में सारा दारोमदार बीजेपी का टिका हुआ है। अगर बीजेपी की कोशिश है कि 43 में से 43 सीटें जीती जाए, हालांकि ये ठीक है, आपका लक्ष्य है, अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी अगर वहाँ 30 से 35 सीटें जीत लाती है, जम्मू रीजन में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उसको एक बहुत अच्छी बढ़त मिल जाएगी 30 से 35 सीटों पर। अब दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कहाँ काम करेगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को घाटी क्षेत्र में अच्छा
वो कर सकता है। लेकिन जम्मू रीजन में भी कांग्रेस का थोड़ा बहुत है, तो कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस मिलकर जम्मू रीजन में भी कुछ सीटें, कितनी सीटें बीजेपी से झटक पाते हैं, 43 से कितनी सीटें ला पाते हैं, ये एक बड़ा देखना होगा चुनाव नतीजों में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का गठबंधन है, तो ये कॉम्बिनेशन देखा जाए तो जमीन पे हिसाब से बुरा नहीं है। अगर ये अच्छे से काम करे और अच्छे से चुनाव लड़े, तो उधर घाटी में और इधर जम्मू रीजन में भी इसका प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। अब रही पीडीपी की बात, लेकिन पीडीपी क्या हुआ है कि पीडीपी 2014 में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 2014 में हुआ था, तो उसमें पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई थी। उसने 18 से 28 सीटें जीती थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी आई थी जिसने 25 सीटें जीती थी, और तीसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आई थी जिसने 15 सीटें जीती थी, और चौथे नंबर पर कांग्रेस थी जो 12 सीटें जीत पाई थी। अगर हम वोट परसेंट की बात करें पिछले विधानसभा चुनाव का, तो पीडीपी का 28%, बीजेपी का 23% और नेशनल कॉन्फ्रेंस का 21% और कांग्रेस का 18% वोट था। लेकिन अगर हम इसके बाद जो 2024 में लोकसभा के चुनाव है उसमें अगर वोटिंग परसेंट देखें, हालांकि लोकल विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंट में कुछ फर्क आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर अंतर देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दो सीटें जीती थी, और बीजेपी का जो उसका जो वोट परसेंट था करीब करीब उसका वैसा ही रहा था, उसी प्रकार उसका 23-24% वोट बैंक रहा था। इसी प्रकार अगर कांग्रेस का कहें तो कांग्रेस का वही 20% के आसपास रहा था जो पहले जैसा रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वही 23% के आसपास वोट रहा था, तो थोड़ा सा 1-2% की बढ़त मिली थी। लेकिन पीडीपी का वोट परसेंट वहां लोकसभा चुनाव में सिर्फ 8% रहा, यानी पीडीपी का वोट परसेंट बहुत तेजी से गिरा है। इसलिए ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में पीडीपी तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी। जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के बीच है। अब सवाल ये उठता है कि घाटी में बीजेपी को अगर सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन 35 सीटों अगर 30-35 सीटें अगर जम्मू रीजन में मिल भी गई बहुत अच्छी स्थिति होने पर, तो 30-35 सीटों तो सरकार बनती नहीं। लेकिन इसमें बीजेपी ने एक नया गेम खेला है जम्मू कश्मीर में। उसने क्या किया कि उसने घाटी की जो 47 सीटें हैं, उन 47 सीटों में से सिर्फ 19 सीटों पर ये अपने कैंडिडेट उतारे हैं और 28 सीटों पर अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। आखिर ऐसा क्यों किया? देखिए, इसके पीछे कई वजह हो सकती है। एक तो बीजेपी को लगता है कि जब वो सीट जीतनी नहीं है तो कैंडिडेट उतार के क्या करेंगे, इससे अच्छा जो जीतने वाला कैंडिडेट हो, जो बीजेपी के करीबी हो, जो बीजेपी से बाद में जो साथ आ सके, ऐसा कैंडिडेट हो, तो उनको मदद की जाए, उन पे दांव लगाया जाए। तो इसलिए बीजेपी ने वहां पर क्या किया कि जो निर्दलीय हैं उनको परोक्ष रूप से समर्थन कर रही है। अगर कश्मीर वैली की बात करें तो 32 निर्दलीय उम्मीदवार वहां मैदान में हैं, जो छोटी छोटी 7 इसमें पार्टियां में शामिल है, तो 32 उम्मीदवार हैं। इन 32 उम्मीदवार पर बीजेपी का सारा दारोमदार टिका है। इन 32 उम्मीदवारों में से अगर कुछ उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अगर इसमें से 15 भी जीत लेते हैं, या इसमें से 40% में जीत लेते हैं, अगर 12-13 उम्मीदवार भी जीत लेते हैं, और इधर बीजेपी अगर कश्मीर वैली में 32-33 सॉरी जम्मू रीजन में 32-33 सीटें भी अगर ले लेती हैं, तो इन निर्दलीय की मदद से तो एक बार बीजेपी की सरकार बनने की संभावना वहां पर फिर बन सकती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं क्या बीजेपी ने पहले पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, क्या इस बार ही बना सकती है? देखिए, पीडीपी को भी सीटें मिलेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगी, पीडीपी को भी सीटें मिलेंगी। 10 सीटें मिला सकती है, हो सकता है कुछ कम भी लाए, हो सकता है कुछ ज्यादा भी लाए। तो सवाल उठता है कि क्या ऐसी नौबत आती है तो क्या बीजेपी पीडीपी से फिर हाथ मिला सकती है? देखिए, वैसे तो राजनीति में कुछ भी संभव है, और जब एक बार सरकार बनाई तो दोबारा भी बन सकती है, कुछ शर्तों के साथ बन सकती है कि जो जिन मुद्दों पर विवाद है, देखिए बीजेपी और पीडीपी के बीच कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पे दोनों पार्टियों में जो एक जमीन आसमान का फर्क है। जैसे पीडीपी 300 अनुच्छेद 370 की बहाली की बात करेगी, लेकिन बीजेपी तो ने हटाया, बीजेपी तो नहीं कर सकती। तो अगर ऐसे विवादास्पद मुद्दों को अलग रखने पर सहमति हो जाए तो बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि राम माधव जो पिछली बार बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन हुआ था, तो उस समय जो संघ से बीजेपी में आए नेता थे राम माधव थे, उन राम माधव के प्रयासों से ही ऐसा हुआ था, और उन्होंने सारी पूरी वो एक जो तालमेल बिठाया था उन्होंने भी किया था। राम माधव बाद पार्टी से फिर संघ में वापस चले गए थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले उनको फिर से लाया गया और जम्मू कश्मीर में ही उनको तैनात किया गया है। तो इसलिए ये भी एक संभावना बन रही है कि कभी ऐसी नौबत आती है तो वहां पर सरकार इस तरह से भी बन सकती है। अब क्या इससे
इसके पीछे तर्क क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़ा तर्क ये हुआ कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है और वो सरकार कम से कम किसी राष्ट्रीय पार्टी की होनी चाहिए। क्योंकि जो वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, इनकी सोच थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो हालात हैं अभी, और वो अभी पटरी पर आ रहा है, कुछ अभी आतंकी घटनाएं अभी भी हैं, लेकिन कुछ पटरी पर आ रहा है। अगर कुछ समय उसको और वो राष्ट्रीय पार्टी के हाथों में रहेगा, अगर दिल्ली से संचालित होगा, तो वहां पर अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में जो आतंकवाद है पूरी तरह से खत्म हो सकता है। इसलिए चाहे वहां पर सरकार बीजेपी की बने, चाहे वो कांग्रेस की बने, भले ही वो क्षेत्रीय पार्टियों से सहयोग ले, लेकिन अपर हैंड नेशनल पार्टी का रहना चाहिए, ताकि वहां पर जो अभी आतंकवाद के खिलाफ जंग चल रही है, वहां को जो जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है, वो प्रयास आगे भी जारी रहें। और सरकार बनना तो इसके लिए वहां पर बहुत जरूरी भी है।